हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सांविधानिकीकरण। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स संवैधानिकीकरण। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात करने वाले हैं हम कि डियर स्टूडेंट्स, जो राजीव गांधी सरकार थी, कौन सी सरकार? राजीव गांधी सरकार। और राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की दृष्टि से उनको जो है मजबूत करने की दृष्टि से जो है 1989 को जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में विचारार्थ क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, और लेकिन जो है कि ये जो विधेयक था वो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। किससे पारित नहीं हो पाया? राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। उसके बाद में इस प्रकार से ये जो विधेयक था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। फिर जो है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो है सरकार का क्या किया? गठन किया, निर्माण किया। और जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 16 सितंबर, कब? ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि 16 सितंबर 1900 जो है 91 को 16 सितंबर 1991 को जो है एक क्या करते हैं? लोकसभा में 72वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। संशोधन विधेयक कौन सा था? 72वां संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया। और जो है 22 दिसंबर 1972 को 22 दिसंबर जो है 22 दिसंबर 1972 को यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। ये जो विधेयक था यह विधेयक लोकसभा से किससे? लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है, कौन सा? 72वां संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। और 17 राज्यों के द्वारा, कितने राज्यों के द्वारा? 17 राज्यों के द्वारा इसका जो है क्या किया गया? इसका अनुमोदन क्या किया गया? अनुमोदन किया गया। ठीक है, कितने राज्यों के द्वारा? 17 राज्यों के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि क्योंकि पंचायती राज जो था कौन सी अनुसूची में था? 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है क्या? पंचायती राज। और 7वीं जो अनुसूची से संबंधित था, जो कि सरकार जो कि ये कहें कि संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति इस पर क्या थी? आवश्यक थी। ठीक है, कि आधे से ज्यादा राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनकी स्वीकृति का होना क्या है? आवश्यक होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आर्टिकल जो 368 है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन का कार्य करती है। और इसके अंतर्गत 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से जो है संशोधन कर लिए जाते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया है वो इससे क्या होती है? थोड़ी जटिल होती है कि दोनों सदनों के साधारण बहुमत न होकर के संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। और जो तीसरी प्रक्रिया है वो अत्यंत क्या है? जटिल है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारतीय संविधान कठोर संविधान भी है तो कैसा है? लचीला संविधान भी है। तीसरी प्रक्रिया की संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 22 दिसंबर 1972 को ये विधेयक लोकसभा से पारित होते हैं और 17 राज्यों के द्वारा इसका क्या किया गया? अनुमोदन किया गया। ठीक है, उसके बाद में अंततः लास्ट में जो है इसको राष्ट्रपति से, इससे राष्ट्रपति महोदय से, राष्ट्रपति से क्या मिलती है? इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति से स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा?
राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या प्रदान की जाती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है। कब? 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति कब प्रदान की गई? 20 अप्रैल 1993 को, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। और जो है यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ। 72 के बाद कौन सा? 73वां संशोधन, 73वां संशोधन विधेयक के रूप में क्या होता है? पारित होता है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में क्या होता है? पारित होता है, ठीक है। 73वां संशोधन विधेयक के रूप में क्या होता है? पारित होता है। और डियर स्टूडेंट 24 अप्रैल, ध्यान रखना ये जो था 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है? लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है? लागू होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं संविधानिकीकरण की, यानी कॉन्स्टिट्यूलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से जो है कि राजीव गांधी जो सरकार थी उसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दृष्टि से मजबूत बनाने के उद्देश्य से जो है 1989 को 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। इस प्रकार यह क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 1991 में फिर पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार थी उसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार का निर्माण किया गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो है दर्जा देने के उद्देश्य से पीएम नरसिम्हा राव सरकार ने 16 सितंबर 1991 को जो है लोकसभा में 72वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, पेश किया। और 22 दिसंबर 1972 को यह विधेयक लोकसभा से क्या हो गया? पारित हो गया और 17 राज्यों के द्वारा इसका क्या किया गया? अनुमोदन किया गया। उसके बाद में अंततः इसे राष्ट्रपति के द्वारा 20 अप्रैल 1993 को जो है स्वीकृति मिली और इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में क्या किया गया? पारित किया गया। डियर स्टूडेंट्स जो लागू हुआ वो कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है? ये लागू होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक, और विशेषली हम इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण विधेयक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप में हमारे लिए ये क्लास जो है महत्वपूर्ण होगी। हम बात कर रहे हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है। कब का था? 1992 का था, लेकिन लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो मुख्य बात थी कि इस संविधान संशोधन, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो है दर्जा प्रदान किया गया। कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा। डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये था कि इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में क्या किया गया? उल्लेखित किया गया और संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कि इसका जो उल्लेख है वो अब किसमें कर दिया गया? संविधान के अंतर्गत, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में नया खंड यानी जो है
भाग 9 पंचायती राज के नाम से जोड़ा गया। कौन सा? जो भाग 9 किसके नाम से? पंचायती राज के नाम से जोड़ा गया। पंचायती राज के नाम से जोड़ा गया। किसके नाम से जोड़ा गया? पंचायती राज के नाम से। और इसी के साथ 9 में अनुच्छेद 243 कैसे 9 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243 कैसे और 243 तक जो है कुल जो अनुच्छेद है वो 16, टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो कितने? 16 अनुच्छेद। ठीक है, कितने? 16 अनुच्छेद तक के प्रावधानों को शामिल किए गए तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और महत्वपूर्ण बात क्या थी कि एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को एक तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और भाग 9 पंचायती राज के नाम से जो है जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक टोटल जो है 16 अनुच्छेद इसमें जो है जोड़े गए। कितने अनुच्छेद? 16 जो अनुच्छेद थे के प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए। और नई जो अनुसूची है वो कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह भी महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट्स। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह लागू हुआ था 24 अप्रैल। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। पंचायतों को कितने विषय? 29 विषय। ठीक है, कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए जिन पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और राज्यों के लिए यह अनिवार्य था कि इस अधिनियम के लागू होने से अधिकतम 1 वर्ष के भीतर अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का जो है गठन करेगा। किससे कहा गया? राज्यों से। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया। जो अनुच्छेद जो 40 है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, तो उसको व्यवहारिक जो है रूप प्रदान किया गया। ठीक है, कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 40 को क्या प्रदान किया गया? व्यवहारिक। उसको क्या किया गया? व्यवहार में लागू किया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करें। और 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना जो है क्या हो गई? बाध्यता हो गई। ठीक है, राज्यों के लिए क्या हो गई है? बाध्यता होगी कि निश्चित रूप में जो है राज्य पंचायती राज संस्थाओं की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में जो है महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था। जैसा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो फेडरलिज्म या संघात्मक व्यवस्था की जो इकाई होती है इसमें 2 स्तरों पर, एक तो केंद्रीय स्तर पे कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार होती है। इसके बाद में राज्य स्तर पे कौन सी सरकार होती है? राज्य सरकार होती है। और तीसरी इकाई के रूप में जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को जो लागू किया गया सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, जिसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से। ठीक है, तो इसको जो है तीसरी जो इकाई है, तीसरी इकाई के रूप में क्या होता है? पंचायती राज। ठीक है, कौन सा राज? पंचायती राज, या इसको जो है स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। और इसके भी 2 रूप हैं, एक तो जो है
एक तो आता है ग्रामीण स्वशासन। कौन सा स्वशासन आता है? ग्रामीण स्वशासन। और एक जो आता है वो आता है नगरीय नगरीय स्वशासन। ठीक है, दो प्रकार का शासन होता है। एक ग्रामीण, जैसे ग्रामीण स्तर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रामीण जो स्वशासन है उसकी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या है कि प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती है, प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो ग्राम होती है। कौन सी होती है? ग्राम स्तर। स्तर कौन सा होता है? ग्राम। तो ग्राम होता है। और ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज की जो संस्था होती है, जैसे 3 स्तरों की बात करते हैं हम। पंचायती राज की स्तर, त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसको कौन सी व्यवस्था कहते हैं? त्रिस्तरीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, 3 स्तरों पर। डियर स्टूडेंट, सबसे जो ग्राम स्तर होता है, पहला जो स्तर होता है कौन सा होता है? ग्राम स्तर। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम। और ग्राम स्तर पे जो संस्था होती है कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो नेतृत्व करता है, प्रमुख जो होता है, कौन होता है? सरपंच। और एक कौन होता है? सरपंच व उप सरपंच। एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है। सरपंच का जो निर्वाचन करते हैं, गांव की जो मतदाता सूची होती है ग्राम पंचायत की, उसके मतदाताओं के द्वारा सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। और जबकि जो उप सरपंच होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो वार्ड मेंबर होता है, वार्ड के जो मतदाता होते हैं, जो पंचों का चुनाव करते हैं, तो वार्ड पंच अपने में से किसको चुनते हैं? उप सरपंच को। तो इस प्रकार से सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा, जबकि उप सरपंच का निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्यकारी उसमें होता है, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी। कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी होता है। ठीक है, ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त क्या होता है? ग्राम विकास अधिकारी होता है। दूसरा जो स्तर आता है वो कौन सा? उसको क्या कहते हैं? खंड स्तर। कौन सा स्तर? खंड स्तर। और खंड स्तर पे जो संस्था होती है क्या होती है? पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। और इसका जो प्रमुख होता है कौन होता है? प्रधान। ठीक है, एक कौन होता है? एक होता है उप प्रधान। इसके अलावा जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होता है वो होता है बीडीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी खंड विकास अधिकारी। क्या होते हैं? खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया होता है अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और जो तीसरा स्तर आता है ग्रामीण स्वशासन में, वो कौन सा आता है? ये आता है जिला। खंड के बाद में जिला। और जिला स्तर पे क्या होती है? जिला परिषद। क्या होती है? जिला परिषद। इसका प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख। प्रधान का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है और जिला प्रमुख का भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। जिला प्रमुख का भी अप्रत्यक्ष, और इसके जो सदस्य होते हैं उनका क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। एक जिला प्रमुख होता है और एक होता है उप जिला प्रमुख। ठीक है, और जो मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है कौन होता है? सीईओ, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है केंद्र सरकार की बात, लोकसभा की बात, भारत में जो है स्थानीय स्तर पे भी जो है उनको अधिकांश शक्तियां दी जाने के और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया जाता है? शुभारंभ किया जाता है।
जिसमें हम मोस्टली रूप में जो देख रहे हैं कि लोकसभा की बात है, इनका जो कार्यकाल होता है वो भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष, ठीक है। और सबसे जो है हम ये कहें कि लोकतंत्र का प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं और विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण इनकी क्या होती है, भूमिका होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, लागू होता है। इसके द्वारा इनको जो है संवैधानिक दर्जा क्या दिया गया, प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा, ठीक है। इनके द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी ग्रामीण स्वशासन की, ठीक है, और ग्रामीण स्वशासन में आती है जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया और प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं की क्या करे, वो स्थापना करें। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, अब हम जो और प्रमुख जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं, एक तो इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है विद्यार्थियों, 2 भागों, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो पंचायती राज है इसके जो है प्रावधानों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अनिवार्य प्रावधान, नंबर 1 अनिवार्य प्रावधान। कौन से प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान। और दूसरा जो आता है वो आता है ऐच्छिक प्रावधान। ऐच्छिक प्रावधान, कितने प्रावधानों की बात की गई, 2 प्रावधान, एक अनिवार्य प्रावधान और एक ऐच्छिक प्रावधान। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे अनिवार्य प्रावधानों की। और जो अनिवार्य प्रावधान है इसमें मुख्य रूप से जो है ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। इसका ग्राम सभा का, जो कि 243 एक के अंतर्गत है। इसका प्रावधान ग्राम सभा का, और इसका उल्लेख 243 के अंतर्गत, ठीक है। इसका उल्लेख है ग्राम सभा का। डियर स्टूडेंट्स, ये कहा गया कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए जो है एक ग्राम सभा होगी। प्रत्येक जो पंचायत क्षेत्र है, ग्राम पंचायत क्षेत्र, उसकी क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव और गांव से संबंधित मतदाता सूची में जो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो होंगे, इसके क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, 243 के अंतर्गत किया गया है। तथा यह ग्राम स्तर पर उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और दायित्व का निर्वाह करेगी जो कि राज्य की विधायिका निर्धारित करती है। यानी राज्य की विधायिका कौन होती है, डियर स्टूडेंट्स, राज्य की जो विधायिका होती है, यानी पंचायती राज किस कौन सी सूची में आता है, राज्य सूची में। तो राज्य की सूची के अंतर्गत जो है शक्ति बनाने का जो काम करता है राज्य की विधायिका, जिसको हम बोलते हैं राज्य का विधानमंडल। क्या बोलते हैं, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। और राज्य का विधानमंडल भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय है, उसका नाम क्या है, विधानसभा। जहां पर द्विसदनात्मक है वहां पे दूसरा सदन कौन सा है, विधान परिषद, ठीक है। तो जहां पर एक सदन है विधानसभा प्लस में राज्यपाल, और द्विसदनात्मक है विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद प्लस में राज्यपाल, इससे मिलकर राज्य की क्या बनती है, विधायिका बनती है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हीं शक्तियों का, ये ग्राम स्तर पर उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और दायित्व का निर्वाह करती है जो कि राज्य की जो विधायिका या राज्य का विधानमंडल क्या करता है, निर्धारित करता है।
इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है, इसकी जो बैठक होती है, तो अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की अध्यक्षता, डियर स्टूडेंट्स, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सरपंच के द्वारा, जिसको गांव के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है, और सरपंच के द्वारा की जाती है। इसकी बैठक बुलाने का अधिकार जो होता है वो सरपंच के पास ही होता है। और इसकी जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति की हम बात करें, गणपूर्ति तो 1/10 होती है, 1/10 सदस्य क्या होती है? इसकी गणपूर्ति होती है। और ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। इसका मूल्यांकन कि सभी प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनको लागू और मूल्यांकन जो किया जाता है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक तो महत्वपूर्ण प्रावधान ये था। ठीक है, कौन सा? ग्राम सभा का। किसका उल्लेख? ग्राम सभा का। दूसरा, पंचायतों का गठन। दूसरे नंबर पे आती है बात पंचायतों का गठन। किसका गठन? पंचायतों का गठन। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। 243 ख के अंतर्गत ख में जो है पंचायती राज की, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। ये कहा गया है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, जिसमें ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, यानी इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ग्राम स्तर, इसके अलावा मध्यवर्ती, यानी खंड, और जिला स्तर। ठीक है, जिला स्तर, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, परंतु 20 लाख तक की आबादी वाले राज्यों में, जिन राज्यों की आबादी कितनी है? 20 लाख तक है। ठीक है, 20 लाख तक की आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करना क्या है? आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, त्रिस्तरीय जो संरचना है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत। इसके बाद में खंड स्तर पे, खंड स्तर पर किसका प्रावधान किया गया है? पंचायत समिति का। और जिला स्तर पे किसका प्रावधान किया गया है? जिला परिषद का। जिला स्तर पे किसका प्रावधान किया गया है? जिला परिषद का। ठीक है, तो मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत की जो है प्रदान की गई है, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख तक की आबादी है, तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करना आवश्यक या जरूरी नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत कि पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। किसकी संरचना? पंचायतों की संरचना। इसमें ये है 243 सी के अंतर्गत, 243 सी या ग के अंतर्गत। ठीक है, सी का सेक्शन, या इसको हिंदी में कहें तो ग, कि राज्य विधानमंडल विधि के माध्यम से पंचायतों की संरचना के लिए क्या करेगा? उपबंध करेगा। कौन करेगा? राज्य। कौन करेगा? राज्य करेगा। और जो है ग्राम पंचायत का मध्य अध्यक्ष जो मध्यवर्ती क्षेत्र है पंचायत का सदस्य होगा। यदि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं हो तो वह जिला पंचायत का सदस्य होगा। और मध्यवर्ती क्षेत्र स्तर का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होता है। ठीक है, उस राज्य के लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जिला और मध्यवर्ती पंचायत के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और राज्य के राज्यसभा के सदस्य तथा विधान परिषद यदि हो तो सदस्यों को, जिनका नाम मध्य स्तर या जिला स्तर के पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में है, तो जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व के लिए जो है उपलब्ध कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो है कि पंचायत के तीनों स्तरों में सभी सदस्यों का चयन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है। कौन सी पद्धति से? प्रत्यक्ष निर्वाचन
पद्धति से। कौन सी पद्धति से? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। ये जो सदस्य होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मध्यवर्ती जिला स्तर पर अध्यक्ष का चयन इस स्तर के लिए चयनित सदस्यों में से ही यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया जाता है। जैसे प्रधान का निर्वाचन होता है तो जो डेलीगेट्स होते हैं, जो पंचायत समिति को जो वार्डों में बांट दिया जाता है, जिला परिषद को भी जिला परिषद वार्ड में बांटा जाता है। तो जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो पार्षद होते हैं और पंचायत समितियों में जो डेलीगेट होते हैं वो जो है प्रधान का चुनाव करते हैं। इसके अलावा जो जिला पार्षद होते हैं वो जिला प्रमुख का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो उनका जो निर्वाचन होता है विद्यार्थियों, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। डियर स्टूडेंट्स, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष चुनाव ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल के विधि के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। और किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, आयु का हम बाकी तो योग्यताएं लगभग सभी विद्यार्थी कर देते हैं, लेकिन आयु में गलती होती है। तो मैं आपको आयु का बता दूं कि एक तो सभी की बात करता हूं, राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम जो आयु है वो भी कितनी? 35 वर्ष। कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। इसके अलावा लोकसभा सदस्य हेतु, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु, लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु कितने? 30 वर्ष। कितने रखी गई है? 30 वर्ष। इसके अलावा हम बात करते हैं राज्यों में, तो राज्यों में राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। ठीक है, 25 ईयर्स। उसके बाद में जिन राज्यों में विधान परिषद है, यानी 6 राज्यों में है विधान परिषद, तो विधान परिषद सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 30 वर्ष। कितनी रखी गई है? 30 वर्ष। और पंचायती राज सदस्यों के लिए कितनी रखी गई है? 21 वर्ष। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, बाकी तो सभी होते हैं कि जैसे भारत का नागरिक हो, ठीक है, सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, न्यायालय के द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया, और मुख्य रूप से आपको आयु का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयु का मैंने आपको बताया कि सभी के लिए, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और विधानसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष और विधान परिषद हेतु, जहां पर विधान परिषद है उसके लिए 30 वर्ष। इसके अलावा हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, पंचायती राज, तो पंचायती राज संस्थाओं में न्यूनतम जो उम्मीदवार की जो आयु है
वो कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 21 वर्ष। ठीक है, कितने निर्धारित की गई है? 21 वर्ष। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि जो है एक तो केवल ये आयु का जो है, आयु का क्लियर है। इसके बाद में हम बात करेंगे स्थानों का आरक्षण। फोर्थ जो पॉइंट आता है, चौथी जो विशेषता है, अनिवार्य जो कार्य है उसके अंतर्गत, अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण। ठीक है, कि इसमें कहा गया जो स्थानों का जो आरक्षण है कि पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों पर जो अनुसूचित जाति हैं, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रहेंगे और इनके लिए आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए क्या होंगे? आरक्षित होंगे। ठीक है, इसके अलावा सामान्य स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और संविधान के अनुच्छेद 243 जो है उसमें कहा गया कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए एक ऐसी रीति आरक्षित रहेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसको क्या करेगा? उपबंधित करेगा, वो बताएगा। लेकिन इस संबंध में अनुच्छेद 243 में संविधान संशोधन होना क्या है? शेष है। और अब तक 19 राज्य अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है 50% महिलाओं के लिए कितने? 50% आरक्षण का प्रावधान कर चुके हैं, प्रावधान कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है कि 19 राज्य हैं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण केवल पंचायती राज संस्थाओं में ही आरक्षित है, लोकसभा या राज्य की विधानसभा में नहीं है। ठीक है, कि भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है केवल पंचायती राज संस्थाओं में ही आरक्षित है, जबकि लोकसभा या राज्य विधानसभा में नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं 4th नंबर पे पंचायतों का कार्यकाल। तो डियर स्टूडेंट्स, पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो कार्यकाल होता है उसकी बात ही जो है, इनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष निर्धारित किया गया प्रथम अधिवेशन से। और कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। किसी संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में विघटन से अगर भंग होती है तो 6 माह के भीतर को उसके चुनाव करवाने क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और पंचायत कार्यकाल पूर्ण होने से 6 माह पूर्व विघटित की जा सकती है। शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, नवगठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए न होकर और 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 2 पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण बात है। और उसे 14 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी को उस संस्था के बारे में सूचित करना पड़ेगा जिसमें वह अपनी सेवा देना चाहता है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, और जो अब बात करते हैं पंचायतों की शक्तियां और इनके प्राधिकार। ठीक है, योग्यताओं की बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए जो योग्यता है कि भाई संबंधित उसकी जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन वह अयोग्य है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु उसने प्राप्त कर ली हो। अब पंचायतों की शक्तियां और उनके प्राधिकार की बात करेंगे कि क्या क्या अधिकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित, कौन सी अनुसूची में? अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची में जो वर्णित जो विषय है, और कितने विषयों की संख्या क्या है? 29। ठीक है, विषयों की संख्या कितनी है? 29।
इन विषयों पर विधि बनाने की ग्राम पंचायतों को यानी पंचायती राज के अंतर्गत इनको पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है, जिसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से क्या किया गया है, हस्तांतरण किया गया है। और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, भूमि सुधार मृदा संरक्षण है, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, लघु वन उत्पाद है, खादी और ग्राम कुटीर उद्योग है, ग्रामीण आवास है, परिवार कल्याण है, महिला और बाल विकास है, समाज कल्याण है, इसके अलावा लोक वितरण, इस तरह के क्या है विषय है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत एक राज्य वित्त आयोग, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के अंतर्गत जो है कौन सा आयोग, हमने केंद्रीय वित्त आयोग की बात की थी। भारत का जो फाइनेंस कमीशन है उसकी हमने चर्चा की थी पिछली क्लास के अंतर्गत। अब हम जो पंचायती राज की बात कर रहे हैं और जो संवैधानिकीकरण की बात कर रहे हैं कि इनको जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसी में ही जो राज्यों के जो कार्य है जिसमें अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत ही राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख किया गया है राज्य वित्त आयोग का। ये किसमें है, 243 जह के अंतर्गत है कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और पर्याप्त मात्रा में उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा, यानी इसका जो गठन किया जाता है वो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, गठन कौन करता है, प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल गवर्नर होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और जो है इसके अंतर्गत कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा जो है गठन किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को क्या करता है, प्रदान करता है। तो वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को, कि ऐसे कर शुल्क पद कर फीसों को दर्शाना जो पंचायतों को प्रदान की जा सके। राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए सहायता अनुदान की बात कही गई है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए जो है क्या किए गए हैं, उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा लेखा परीक्षा की राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों के लेखे यानी खातों की देखभाल और परिवीक्षण के लिए भी जो है क्या कर सकती है, उपबंध कर सकती है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, फिर आता है राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, द स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है, कौन से में है, 243 के अंतर्गत, कि प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं की चुनाव निष्पक्ष और सही समय पर करवाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किसको सौंपी गई है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारत का निर्वाचन आयोग। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पंचायतों के निर्वाचन के लिए। ठीक है, पंचायती राज के, कौन से राज के, पंचायती राज के राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसकी अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही राष्ट्रपति द्वारा संसद से पारित प्रस्ताव पास होने के बाद में उसको हटाया जा सकता है। निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और पंचायतों के निर्वाचनों के संचालनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, इसी आयोग का होता है। उसके बाद में संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र अपवादों या जो है संशोधनों के साथ में लागू करने के लिए क्या दे सकता है, निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है
कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर क्या की गई है, रोक लगाई गई है। क्या अनुच्छेद 243 नए में कहा गया है कि पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और उन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचन की विधि मान्यता को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि प्राधिकारी अथवा चिन्हित जो रीति है उसके अनुसार क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। तो ये तो कौन से प्रावधान थे, अनिवार्य प्रावधान। कौन से प्रावधानों की बात की हमने, अनिवार्य प्रावधानों की, ठीक है। इसके बाद में ऐच्छिक प्रावधान, दूसरे नंबर पे आते हैं ऐच्छिक प्रावधान। कौन से प्रावधान, ऐच्छिक प्रावधान। कौन से प्रावधान, ऐच्छिक प्रावधान, ठीक है। तो ऐच्छिक में क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों का नामकरण, इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन का जो है तरीका, और पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना अर्थात कर चुंगी आदि लगाने की शक्ति, ग्राम सभा के कार्यों शक्तियां, मध्य स्तरीय पंचायतों के आकार और क्षेत्रों का निर्धारण, ये किसमें आता है, ऐच्छिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है ऐच्छिक प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत मुख्य रूप से हमने जो है जो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, लागू होता है, और पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसकी प्रमुख बातों का आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन किया। अगली क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।